हेलो दोस्तों। आज मैं आपका स्वागत करता हूं अमेरिका के जंगलों में। दोस्तों, आज से पहले आपने कई चैनल्स पर सर्च एंड रेस्क्यू की कई कहानियां सुनी होंगी, जिनमें जंगलों में जाने वाले लोग खो जाते हैं और बाद में जब वो मिलते हैं तो उनकी हालत खराब होती है या उन्हें कुछ भी याद नहीं होता। और कुछ तो ऐसे होते हैं जो जंगलों में गुम होने के बाद फिर कभी नहीं मिलते। जो भी हो, इन जंगलों की देखभाल और खोए हुए लोगों को ढूंढने का काम पार्क रेंजर्स करते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जिन्हें जंगलों का अच्छा खासा अनुभव होता है, आम लोगों से कहीं ज़्यादा। वो जंगल के हर हरकत और हर मिजाज से वाकिफ होते हैं। पर क्या हो जब ये लोग, जिन्हें हम पार्क रेंजर्स कहते हैं, वो ही जंगलों में गायब हो जाएं। आज मैं आपको बताऊंगा दो ऐसे वेल एक्सपीरियंस पार्क रेंजर के बारे में जिन्हें जंगल का हर रास्ता, जंगल की हर सांस की खबर थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि वो जंगल ही उनके लिए आखिरी मंजिल बन गया। ना कोई निशान, ना कोई सुराग, बस गायब। ध्यान रखिए दोस्तों, ये कोई आम टूरिस्ट या हाइकर्स नहीं थे। इन्हें जंगल में एज अ पार्क रेंजर काम करते हुए कई सालों का एक्सपीरियंस था। ये लोग ट्रेंड प्रोफेशनल्स थे जिनकी जिंदगियों का एक बड़ा हिस्सा इन जंगलों में बीता था, और फिर भी वो उसी जंगल का राज बन गए। आज मैं इन केसेस से जुड़े फैक्ट्स एंड फिगर्स और मीडिया रिपोर्ट्स आपके सामने रखूंगा, और फिर हम उस ज़मीन पर कदम रखेंगे जहां लॉजिक ख़त्म हो जाता है और स्पेक्यूलेशन शुरू होता है। ऐसी कहानियां जो कैंप फायर के पास धीरे से सुनाई जाती हैं, जिनमें सच्चाई कितनी है कोई नहीं जानता, लेकिन डर बहुत है। क्या उनके गायब होने के पीछे कोई नेचुरल कारण था या कोई सुपर नेचुरल पावर्स? अपने हेडफोन्स लगाइए, कमरे की लाइट बंद करके बैठ जाइए, क्योंकि आज जंगल कुछ कहना चाहता है। यह है हॉन्टिंग पॉडकास्ट और मैं हूं आपका होस्ट राहुल। शुरुआत करते हैं माउंट रेनियर नेशनल पार्क से। अमेरिका के वॉशिंगटन स्टेट के दिल में बसा एक जंगल, जहां नेचर अपने सबसे रहस्यमयी और सबसे खतरनाक शक्ल में सामने आती है। अगस्त का महीना था, साल था 1999। वॉशिंगटन स्टेट माउंट रेनियर नेशनल पार्क अपने सबसे बिजी सीजन में था। साफ मौसम ने उस दिन सैकड़ों टूरिस्ट को अपने तरफ खींचा था और पार्क के हाइकिंग ट्रेल्स लोगों से भरे हुए थे। ज़्यादातर लोग सिर्फ दो ही चीज़ें देखने आए थे: माउंट रेनियर के ऊंचाइयों में उगने वाले जंगली फूलों से भरी वैली और बर्फ से ढके खूबसूरत पहाड़ों की चोटियां, जिनके लिए माउंट रेनियर पूरी दुनिया में मशहूर है। उस पार्क का सबसे फेमस ट्रेल में से एक है स्काईलाइन ट्रेल। वो एक घुमावदार ट्रेल है, ज़्यादा लंबा नहीं है, लेकिन जितनी देर आप उस पर चलते हो वहाँ से नेचर का हर रंग दिखता है। ठंड, साइलेंस, ब्यूटी और एक अजीब सी एनर्जी। यहीं पर हुआ था कुछ ऐसा जो आज तक लोग भूल नहीं पाए हैं। जेसन हॉल, 36 साल का एक पार्क रेंजर जो एक दशक से ज़्यादा टाइम से नेशनल पार्क सर्विस के साथ काम कर चुका था। वो कोई अनाड़ी नहीं था। जेसन वो पार्क रेंजर था जिसे उसके कलीग्स और टूरिस्ट रेस्पेक्ट के साथ देखते थे। काम, रिस्पॉन्सिबल और सबसे इम्पोर्टेंट, वो उस जंगल के रास्तों और एटमॉस्फेयर का एक्सपर्ट था। माउंट रेनियर के वेस्टर्न सेक्टर का हर ट्रेल, हर वेदर शिफ्ट, वो सब जेसन के लिए नया नहीं था। बर्फ, अनप्रिडिक्टेबल वेदर, छोटे गर्मियों के मौसम
ये सब उसके लिए डेली रूटीन का पार्ट थे। उसने ये स्काईलाइन ट्रेल न जाने कितनी बार पार किया था। लोग कहते थे जेसन इस ट्रेल को आंखें बंद करके भी पार कर सकता था। फिर भी 12 अगस्त 1999 को कुछ अलग हुआ। उस दिन मौसम परफेक्ट था। जेसन अपने यूजुअल पेट्रोल पर था। ट्रेल्स के किनारे लगे साइन बोर्ड चेक करना, हाइकर से बात करना, उनको सेफ्टी इन्फो देना, सब कुछ वैसा ही जैसा वो हर बार करता था। उस दिन स्काईलाइन ट्रेल पर जाने वाले कई टूरिस्ट ने उसे देखा था। उनके हिसाब से जेसन हर बार की तरह खुश था, फ्रेंडली था, काफी रिलैक्स था। फिर दोपहर के करीब 3 बजे टेक्सास से आए एक कपल हाइकर्स ने भी उसे देखा था और जेसन ने उनसे बात भी की थी। उन्होंने बताया जेसन ट्रेल पर आगे जाके एक मोड़ के पास रुका और ट्रेल से हटकर घने पेड़ों के बीच कुछ देखने लगा। कुछ देर ऐसे ही देखने के बाद वो मेन रास्ते से हटकर घने पेड़ों के बीच उतर गया। न घबराहट न जल्दबाजी, उसकी चाल बिल्कुल नॉर्मल थी और देखते ही देखते वो उन घने पेड़ों के बीच गायब हो गया। और बस वही आखिरी मोमेंट था जब जेसन को आखिरी बार किसी ने देखा था। फिर उस शाम पार्क क्लोज होने का समय हो गया था। जंगल में गए सारे टूरिस्ट और रेंजर्स ने पार्क रेंजर ऑफिस में रिपोर्ट किया, सिवाय जेसन के। पार्क रेंजर स्टेशन से उसके रेडियो पे कई बार कॉल किया गया, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया। स्टेशन में सबको लगा शायद उसे चोट लग गई होगी या रेडियो में कोई प्रॉब्लम होगा। कुछ घंटे वेट करने के बाद एक सर्च पार्टी जेसन की खोज में जंगल के अंदर गए। कई घंटे सर्च करने के बाद उस सर्च पार्टी को जो मिला वो था बस एक अनईजी सा साइलेंस। जेसन का कोई क्लू नहीं था। एक ट्रेंड पार्क रेंजर बिना कोई क्लू के गायब हो गया था। अब सोचिए, एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल पार्क रेंजर ऐसे गायब हो सकता है तो जंगल अपने आप में क्या क्या छुपाए बैठा होगा। और ये तो बस शुरुआत थी। जेसन के कलीग्स और दोस्तों ने हमेशा उसके बारे में एक ही बात कही, वो शांत, सुलझा हुआ इंसान था। वो उन लोगों में से था जो जंगल के पेड़ों और जंगली जानवरों से सच्चा प्यार करता था। वो एक ट्रू नेचर लवर था। वो एक रेंजर होने के साथ साथ एक अच्छा हस्बैंड और 2 बच्चों का पिता था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उसे जानने वाले लोगों ने कहा कि उन्हें जेसन में कभी भी किसी तरह की मानसिक बीमारी या अजीब बिहेवियर नहीं देखा था। उसके अंदर सब कुछ शांत, नॉर्मल और स्टेबल था। जेसन किसी भी एंगल से ऐसे लोगों में से नहीं था जो अचानक कहीं चले जाए या कुछ ऐसा करें जो उनके कैरेक्टर के खिलाफ हो। बस यही बात उसके डिसअपीयरेंस को डरावना बनाती है। जेसन को ढूंढने के लिए ऑफिशियल सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन उसके गायब होने की अगली सुबह शुरू किया गया, जिसमें काउंटी पुलिस भी शामिल थी। दर्जनों पार्क रेंजर्स और वॉलंटियर्स ने अलग अलग ग्रुप में डिवाइड होकर पूरे स्काईलाइन ट्रेल पे ढूंढना शुरू किया। जेसन के गायब होने और उसके अगले दिन मौसम बिल्कुल साफ था। स्काईलाइन ट्रेल जनरली सेफ माना जाता था। ना कोई बारिश, ना कोई फॉग, ना ही किसी जंगली जानवर का खतरा। कुछ भी ऐसा नहीं था जो जेसन के गायब होने का कारण बनता। हेलीकॉप्टर्स भी बुलाए गए ताकि जंगल को ऊपर से स्कैन किया जा सके। ट्रैकिंग डॉग्स को भी जेसन के यूनिफॉर्म का स्मेल दिया गया और उन्हें जंगल में छोड़ दिया गया। ट्रैकिंग डॉग्स के हैंडलर्स ने बताया कि डॉग्स जंगल में एक जगह जाके रुक गए और एक ही जगह पे गोल गोल घूमने लगे
जैसे उन्हें कहाँ जाना है मालूम ही नहीं था। डॉग्स को उस लोकेशन से जेसन की स्मेल आना बंद हो गई थी। 5 दिन तक चली इस इंटेंसिव सर्च ऑपरेशन के बाद भी जेसन का कोई सबूत नहीं मिला। ना उसका कोई सामान, ना जूतों के निशान और ना ही किसी तरह की कोई स्ट्रगल के निशान। सब कुछ एकदम नॉर्मल था, हमेशा की तरह। ग्राउंड टीम, एरियल सपोर्ट, ट्रैकिंग डॉग्स, इन सब के बावजूद जेसन का कोई क्लू नहीं मिला। तो नेशनल पार्क अथॉरिटी और काउंटी पुलिस ने मिलकर सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया। लेकिन जंगल के उस हिस्से में एक खामोशी रह गई और जेसन के लिए सिर्फ बेमन से किया गया इन्वेस्टिगेशन जारी रहा। हाइकर्स और लोकल लोगों से पूछना, कभी कभी बीच बीच में टीवी और न्यूज़पेपर में मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट देना और कभी कभी वॉलंटियर्स और सर्च पार्टीज को जंगल में भेजना। जेसन की फैमिली, उसकी वाइफ, उसके 2 बच्चे पूरे टूट चुके थे। उनके लिए यह मानना मुश्किल था कि जेसन जैसा इंसान एक साफ मौसम में एक पॉपुलर हाइकिंग ट्रेल पर सैकड़ों टूरिस्ट के बीच ऐसे गायब नहीं हो सकता। इसी बीच पार्क ऑफिशियल्स के बीच इस केस को अनसॉल्व डिक्लेयर करने की बात चल रही थी। तभी 2 हफ्ते बाद एक ऐसी चीज मिली जो इस राज को सुलझाने के बजाय इसे और गहरा और रहस्यमयी बना देती है। माउंट रेनियर के घने जंगलों के बेहद अंदर, जेसन के गायब होने की जगह से 3 मील दूर एक ट्रैकिंग डॉग टीम पेट्रोल कर रही थी। तभी उन्हें एक पुराने पेड़ के नीचे जेसन की चीजें मिली। उसका जैकेट जिसमें गहरे लाल रंग के धब्बे थे, उसका रेडियो, वाटर बॉटल और नोटबुक जिसमें उसके दिन भर का शेड्यूल लिखा था। ये सब चीजें उस पेड़ के नीचे ऐसे रखे थे जैसे किसी ने संभाल कर उन्हें वहां सजाया हो। लेकिन जब फॉरेंसिक टेस्ट हुआ तो पता चला ये इंसान का खून नहीं था, ये किसी जानवर का खून था। लेकिन किस जानवर का, ये कभी बताया नहीं गया। पब्लिक रिपोर्ट में बस इतना लिखा था, एनिमल ब्लड, नॉट ह्यूमन, अननोन ओरिजिन। मतलब ये किसी जानवर का खून है, इंसान का नहीं। लेकिन किस जानवर का, ये नहीं पता। और यही बात इस केस को और मिस्टीरियस बनाती है। अगर जेसन पे किसी वाइल्ड एनिमल ने, जैसे माउंटेन लायन या भालू ने अटैक किया होता तो वहां ब्लड होना चाहिए था, या जेसन के बॉडी के अवशेष होने चाहिए थे। और दूसरी बात, अगर जेसन जिंदा था तो वो अपना जैकेट, वाटर बॉटल और रेडियो वहां छोड़कर क्यों गया, वो भी एकदम सिस्टमैटिकली पोजीशन में रख के। डॉग टीम ने वापस उस एरिया का सर्च किया, लेकिन इस बार भी कुछ नहीं मिला। न जेसन के, न किसी जानवर के पैरों के निशान। क्या जेसन ने खुद वो चीजें वहां रखी थी या कोई और था वहां? लोग आज भी थ्योरीज बनाते हैं। क्या वो बेहोश हो गया था या किसी हेल्थ रीजन की वजह से गिर गया या मर गया? अगर हाँ, तो उसकी बॉडी मिलनी चाहिए थी। और अगर वो किडनैप हुआ था तो कोई फिरौती की मांग क्यों नहीं की गई? और ना ही जंगल में कोई सस्पिशियस लोग देखे गए। और अगर जंगली जानवर का अटैक होता तो वहां ब्लड या बॉडी के अवशेष कहाँ हैं? और इन सब से ऊपर एक सबसे डरावनी थ्योरी, क्या जेसन ने जंगल में कुछ ऐसा देखा जो समझ के बाहर था? क्या जंगल में कुछ ऐसा था जो पैरों के निशान नहीं छोड़ता, जो इंसान की चीजें इतनी केयरफुली अरेंज करता है जैसे किसी रिचुअल का हिस्सा हो? अमेरिका के घने जंगलों में सदियों से लोग
एक चीज के बारे में बातें करते हैं जो किसी काली परछाई की तरह बहुत बड़ा होता है और पेड़ों के बीच से बिना आवाज किए चलता है। जंगल में ट्रैकिंग और कैंप फायर के दौरान कई लोगों ने हवा में किसी को अपना नाम पुकारते हुए सुना है, लेकिन जब वो आवाज को ढूंढते हैं तो वहां कोई नहीं दिखता, बस एक डरावनापन फील होता है। बिगफुट और वेंडिगो, दो ऐसे लेजेंड्स अमेरिका के जंगलों में सदियों से प्रचलित हैं। क्या जेसन हॉल ने कुछ ऐसा देखा जो कभी दिखना नहीं चाहिए था? क्या जंगल ने उसे बुला लिया हमेशा के लिए? जेसन हॉल का केस आज भी अनसॉल्व्ड है। जेसन की कहानी काफी मिस्टीरियस थी, लेकिन अब हम चलते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। सितंबर 1993, सिकोया नेशनल पार्क के ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच एक रेंजर हमेशा के लिए गायब हो गया। उस रेंजर का नाम था एंड्रयू हॉलैंड। 42 साल का था वो और पार्क के सबसे सीनियर मोस्ट फील्ड ऑफिसर में से एक था। एंड्रयू को इस जंगल का चप्पा चप्पा मालूम था। बिहेवियर से काफ़ी स्ट्रिक्ट और फुल्ली रिस्पॉन्सिबल पर्सन, और हर पेट्रोल के दौरान एकदम अलर्ट। उसे जंगल की भाषा समझ आती थी, कब बारिश होगी, कब धुंध छाएगी, जंगल के किस हिस्से में शिकारी एक्टिव हो सकते हैं, उसे सब मालूम था। वो अकेला ही ट्रैवल करता था जंगल में। गिरे हुए पेड़ों को मार्क करना, इलीगल एक्टिविटीज़ पे अलर्ट रहना। और 18 सितंबर 1993 वो एक ऐसे ही रूटीन पेट्रोल पर था, लेकिन इस बार वो वापस नहीं आया। 18 सितंबर 1993 एक ऐसी रात थी जो सिकोया नेशनल पार्क के फाइल में आज भी दर्ज है। उस दिन एंड्रयू ड्यूटी पर था। पार्क हेडक्वार्टर ने अलर्ट जारी किया था। भारी बारिश, तूफान और बिजली गिरने की संभावना, और नेशनल पार्क प्रोटोकॉल के मुताबिक ऐसे मौसम में पेट्रोल करना और भी ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि तूफान में अगर कोई हाइकर, कोई टूरिस्ट फंस गया हो या रास्ते में लैंडस्लाइड या कोई पेड़ गिर गया हो, तो एंड्रयू जैसे फॉरेस्ट रेंजर ही फर्स्ट रिस्पॉन्डर होते हैं। एंड्रयू ने स्टेशन में रिपोर्ट किया, अपना पेट्रोलिंग का सामान लिया और ड्यूटी पर निकल गया। रात होते होते तूफान और भी भयानक हो गया था। तेज़ हवा, बारिश और उसके साथ बिजली बहुत गिर रही थी। ऐसा मौसम और जंगल किसी को भी एक पल के लिए डरा सकता है, लेकिन एंड्रयू जैसे लोगों के लिए ये नॉर्मल था। उसने ऐसे मौसम में पहले भी काम किया था। एंड्रयू जैसे एक्सपीरियंस रेंजर के लिए किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो वापस नहीं आएगा। अगली सुबह एक पार्क एम्प्लॉय ने जंगल के अंदर एक अजीब बात नोटिस की। एक पेट्रोलिंग गाड़ी जंगल के अंदरूनी ट्रैक के किनारे खड़ी थी। उसने पास जाके चेक किया तो इंजन अब भी चालू था। गाड़ी की हेडलाइट अब भी ऑन थी। एक्सीडेंट के कोई निशान नहीं थे। गाड़ी एकदम सही सलामत बस ट्रैक के किनारे खड़ी थी। उसने रेडियो पे रेस्क्यू टीम को बुलाया। जब वो वहां आए तो उन्हें गाड़ी का लॉक तोड़ना पड़ा, क्योंकि गाड़ी चालू थी पर लॉक थी। दरवाज़ा खोलने पर अंदर कोई नहीं था। रेडियो का रिसीवर डैशबोर्ड पर रखा हुआ था और ट्रांसमिशन चैनल अब भी ओपन था, लेकिन उसमें से कोई भी मैसेज भेजा नहीं गया था। और वहीं ड्राइवर सीट पर सिकोया नेशनल पार्क का मैप पड़ा था। उसमें पेन से एक नए ट्रैक को मार्क किया गया था जो नॉर्मल ट्रैक से अलग था, ऐसा जो किसी और फॉरेस्ट रेंजर ने पहले कभी नहीं देखा था। इंस्पेक्शन के दौरान
रेस्क्यू टीम को लगा कि शायद ये ट्रैक एंड्रयू को किसी पुराने हाइकर या पेट्रोलिंग के दौरान पता चला होगा, और क्यूरियस होकर वो उस ट्रैक पर पेट्रोलिंग करने निकल गया होगा। लेकिन अगर ऐसा था तो प्रोटोकॉल के मुताबिक रेडियो से पहले रेंजर स्टेशन को इन्फॉर्म करना था, फिर पेट्रोलिंग के लिए जाना था। और अगर बिना इन्फॉर्म किए गया तो गाड़ी लॉक करके चालू हालत में छोड़ के क्यों गया? रेस्क्यू टीम के लिए चीज़ें अब कंफ्यूजिंग हो रही थी। जैसे ही हॉलैंड की छोड़ी हुई गाड़ी मिली, पार्क में एक इमरजेंसी अलर्ट जारी किया गया। वॉलंटियर्स, रेंजर्स और ट्रैकर्स को बुलाया गया। मैप में जो एरिया एंड्रयू ने मार्क किया था वही बन गया था स्टार्टिंग पॉइंट। एक संकरा ट्रैक जिस पे जाने के लिए एक छोटा सा पुल पार करना पड़ता था, और फिर वो ट्रैक आगे जाके गायब हो जाता था, जैसे जंगल ने रास्ते को वापस खा लिया हो। रेस्क्यू टीम ने हाई विजिबिलिटी मार्कर्स, जीपीएस टूल्स और थर्मल विजन गैजेट्स यूज़ किए। हर वाटर बॉडीज, जंगल, झाड़ियाँ, सब कुछ स्कैन किया गया। फिर भी एंड्रयू का एक भी फुटप्रिंट नहीं मिला, जबकि बारिश के कारण मिट्टी गीली थी। गाड़ी के टायर मार्क्स भी नॉर्मल थे। कोई सडन ब्रेकिंग के निशान नहीं थे, न टायरों के घसीटने के निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे गाड़ी को नॉर्मल तरीके से रोका गया हो। अगले 48 घंटों में आसपास के सारे जंगल, ट्रैक्स और ढलानों को रेस्क्यू टीम ने छान मारा। उन्होंने अंदाज़ा लगाया अगर एंड्रयू पैदल गया होगा तो किस डायरेक्शन में और कितनी दूर गया होगा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। न किसी एनिमल अटैक के निशान, न रास्ते में एंड्रयू की कोई चीज़ पड़ी मिली। सिकोया नेशनल पार्क का जंगल बेहद घना और भूल भुलैया जैसा है, जहां अगर कोई इंसान छुप जाए तो किसी को दिखाई ही ना दे, और अगर जंगल चाहे तो वो कभी वापस भी ना आए। दूसरे दिन एक हेलीकॉप्टर भी भेजा गया ताकि एरिया को ऊपर से स्कैन किया जा सके, लेकिन आसमान से भी कुछ नहीं मिला। इधर एंड्रयू के परिवार वालों ने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद का एक वॉलंटियर टीम बनाया और जंगल में हर जगह ढूंढा, फिर भी कुछ हाथ नहीं आया। एक क्लोज रिपोर्ट के मुताबिक जब वॉलंटियर से पूछा गया तो उन्होंने एक अजीब बात बताई। वॉलंटियर्स की टीम में से कई लोगों को जंगल के उस हिस्से में जहां एंड्रयू गायब हुआ था, वहां उन्हें एक अजीब सा साइलेंस फील हुआ था जो डरावना था, लेकिन इसे कंफर्म नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह उनका स्ट्रेस या कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है। फॉरेस्ट अथॉरिटी और काउंटी पुलिस ने जो ऑफिशियल रिपोर्ट फाइल की उसमें यह लिखा था, पार्क एम्प्लॉय एंड्रयू हॉलैंड disappeared while on duty during inclement weather. The vehicle was found on internal road, running with no signs of accident. Personal belongings were untouched. The most likely scenario is that he left the car on his own accord for unknown reason. What happened after remains unclear. मतलब पार्क एम्प्लॉय एंड्रयू हॉलैंड एक ख़राब मौसम के दौरान ड्यूटी के दौरान गायब हो गया। उसकी गाड़ी जंगल के अंदर रखी हुई मिली। एक्सीडेंट के कोई निशान नहीं थे। उसका सामान बिल्कुल वैसा ही रखा हुआ था। शायद एंड्रयू गाड़ी छोड़कर खुद ही कहीं चला गया और उसके बाद क्या हुआ नहीं पता। लेकिन जो अनक्लियर था वो सिर्फ फैक्ट्स नहीं थे, वो फीलिंग्स थी। क्या उसने कुछ देखा था या फिर क्या उसे कुछ महसूस हुआ था? कुछ रेंजर्स का मानना है हॉलैंड ने शायद जंगल में कोई रोशनी देखी थी और वो उसका इन्वेस्टिगेशन करने चला गया, क्योंकि पेट्रोल हेलीकॉप्टर पायलट ने भी
ऐसा ही कुछ रिपोर्ट किया था। उसने कहा था उसे पेट्रोलिंग के दौरान एंड्रयू के द्वारा मार किए गए ट्रैक के आखिरी छोर पर एक अजीब सी चमकती रोशनी दिखाई दी थी, लेकिन ये बात भी कभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं की गई। दूसरी थ्योरी ये भी है, शायद हॉलैंड किसी गुमशुदा टूरिस्ट को ढूंढने गया होगा, पर उस रात ऐसी कोई कंप्लेन रिसीव नहीं हुई थी, ना कोई टूरिस्ट मिसिंग था। एंड्रयू के गाड़ी का जब इंस्पेक्शन किया गया तो पता चला गाड़ी में कोई खराबी नहीं थी, फ्यूल टैंक भी भरा हुआ था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि गाड़ी का हेडलाइट ऑन था। अमूमन फॉरेस्ट रेंजर्स ऐसा नहीं करते, क्योंकि इससे गाड़ी का बैटरी जल्दी डाउन हो जाता है, क्योंकि एक रेस्क्यू ऑफिसर के लिए अपने हर एक रिसोर्सेस को सेव करना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और तीसरी बात, वो ट्रैक जो एंड्रयू ने मैप में मार्क किया था वो नेशनल पार्क के ऑफिशियल मैप में क्यों नहीं था। सर्च ऑपरेशन अगले एक हफ्ते तक और चला। रेस्क्यू टीम और वॉलंटियर्स ने उस ट्रैक को पूरा एक्सप्लोर कर डाला जिसे एंड्रयू ने मैप में मार्क किया था, पर फिर भी सब कुछ धीरे धीरे शांत हो गया। सर्च ऑपरेशन का रूप बदल गया। अब बस पीरियोडिक मॉनिटरिंग बची थी। कहीं कुछ दिखे तो रिपोर्ट करो, पर वक्त बीता और कुछ भी नहीं मिला। एंड्रयू की फैमिली ने उसे डिप्रेशन या खुद की ज़िंदगी ख़त्म करने की बात को सिरे से नकार दिया। उन्होंने बताया वो एक खुश मिजाज इंसान था जिसे अपने फॉरेस्ट की जॉब से प्यार था। सिकोया नेशनल पार्क के रिकॉर्ड भी कहते हैं कि पास्ट में किसी भी रेंजर के ऊपर किसी जंगली जानवर ने हमला नहीं किया था, लेकिन इस पॉसिबिलिटी को भी रूल आउट नहीं कर सकते। मान लो अगर किसी जानवर ने हमला किया भी होता तो कोई पंजे के निशान, खून के निशान या घसीटने के निशान मिलने चाहिए थे, पर ऐसा कुछ नहीं था। ऑफिशियली ये केस कहा गया अनएक्सप्लेन्ड डिसअपीयरेंस ऑफ फॉरेस्ट रेंजर। एक नाम, एक कहानी जो सिकोया के घने जंगल के अंदर खो गई। दबी आवाज़ों में उस नेशनल पार्क में जाने वाले टूरिस्ट और हाइकर्स बात करते हैं द माउंटेन वॉचर के बारे में। एक परछाई जो ऊंचाई पर खड़ी होती है, सिर्फ रात में दिखती है, चांदनी रात में या जब आसमान में बिजली चमकती है। कहा जाता है वो किसी से कुछ नहीं कहता, पर जो उसे देख लेता है वो उसकी ओर खींचा चला जाता है। और सर्च एंड रेस्क्यू के दौरान हेलीकॉप्टर पायलट ने भी अजीब रोशनी देखने की बात कही थी, लेकिन इसका कभी कोई ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन नहीं आया। कुछ कहते हैं वो माउंटेन वॉचर ही था जो एंड्रयू को ले गया। 2 पार्क रेंजर्स, 2 अलग अलग नेशनल पार्क, 2 अलग अलग डिसअपीयरेंसेस, ना कोई सुराग ना कोई जवाब। दोनों रेंजर्स ट्रेंड थे, एक्सपीरियंस थे और अपना रूटीन काम ही कर रहे थे, और फिर गायब हो गए बिना किसी निशान के। क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था या कुछ और जो हम समझ नहीं पाते। नेचर हम सबसे बहुत ऊपर की चीज़ है। हमारा जीवन तो बस एक पल के लिए उसकी कहानी का हिस्सा है। शायद जंगल याद रखता है, शायद वो देख रहा है और चुनता है कब किसे ले जाना है। हवा में आवाज़ें, फॉग में झिलमिलाती लाइट्स। हो सकता है ये बस कहानियाँ हों, लेकिन कहानियाँ कभी बस नहीं होती। वो हमें कुछ महसूस कराती हैं और कभी कभी चेतावनी भी देती है। ये जंगल हमारा नहीं है, हम बस यहाँ से गुजर रहे हैं।
धन्यवाद हॉन्टिंग पॉडकास्ट सुनने के लिए। अगर आज के एपिसोड ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और जब भी आप जंगल जाएं तो अपने रास्ते पर ही रहिए। अब अलविदा, फिर मिलते हैं डर के एक नए साए में।